हमारे कार्यक्रम बात मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त ज्योति प्रकाश रंगा। हर सप्ताह हम हमारी किसी खास शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस बार हमारे साथ स्टूडियो में है बीकानेर की एक ऐसी ही शख्सियत जो आपको आर्थिक बचत के तरीकों को समझाते हैं। वे अगर आपके पास में थोड़ी बहुत भी बचत करने की मानसिकता है तो वो ये समझाते हैं कि आपको अपनी बचत कैसे करनी है, आपको निवेश कहाँ पर और कैसे करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर संभाग के इकलौते सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर राजेश पारिक की। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। आइए मिलते हैं राजेश पारिक से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ज्योति जी, पहले तो आपका जो आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और आमंत्रित किया। राजेश जी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, जैसे एक शॉर्ट फॉर्म होती है कि भाई CPF, ये CPF नाम सुनकर के कई बार थोड़ा सा भ्रम में रहते हैं, लेकिन मैंने जैसे खोल कर बोला सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर क्या है ये, किस तरह से काम करता है ये? एक्चुअली आपने CPF बोला, ये CFP है। CFP है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। Okay. ये एक्चुअली FPSB बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है। उसकी एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड डिग्री है जिसको हिंदुस्तान में जो FPSB इंडिया है वो संचालित करता है। तो इस डिग्री को लेने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको फाइनेंस प्लानिंग की एक नॉलेज को गेन करना, और आप कोई भी बंदा जो है वो इस डिग्री को ले सकता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई भी है, किसी भी फील्ड कोई एग्जाम से है। हाँ, इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जो आपको पास करना पड़ता है, जो कि लगभग 2 से 3 साल की एक टेन्योर है जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, इसको करने के बाद में आप किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस देते हो, प्लानिंग करवाते हो, तो वो कहीं कहीं एक उसका बेस होता है, आधार होता है, आप पर एक ट्रस्ट करने का आधार होता है। क्योंकि ये इंटरनेशनल डिग्री है और ये आज की डेट में सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत। तो ये न केवल एक आपके व्यवसाय को, साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, उसको भी बढ़ाती है। अच्छा, हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे जानेंगे, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो बचत को लेकर, निवेश को लेकर, इन्हीं सब हमारे जो सवालात होंगे वो आपके साथ में होंगे। दर्शकों को ये बताएं, जैसे बचत और निवेश का एक ही शब्द है या कुछ अलग है, इनमें कोई अंतर है? ये काफ़ी बार सुना गया है कि बचत और निवेश दोनों शब्दों का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसमें देखूं तो इसमें काफ़ी अंतर है। बचत का मतलब ये हो गया कि जो इनकम आप कमा रहे हैं उसमें से आप एक साइड बाय कोई अमाउंट रख रहे हैं जो फ्यूचर के लिए आपके काम आएगी। वहीं निवेश का मतलब ये हो गया कि जो बचत आपने की है उसको किसी न किसी संपत्ति निर्माण के लिए अलग अलग संपत्तियों में लगाना, जिसमें हो सकता है कि वो शेयर्स हों, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो। आजकल क्रिप्टो करेंसी में भी लोग निवेश करने लगे हैं। तो निवेश का शाब्दिक अर्थ ये हुआ संपत्ति निर्माण करना, यानी एक फाइनेंशियल फ्रीडम को आपको हासिल करना। क्या वो निवेश का मतलब मतलब निवेश के जरिए, या कोई बहुत बड़ा निवेश चाहिए इसके लिए, या छोटे छोटे निवेश के जरिए? आजकल म्यूचुअल फंड के माध्यम से, जैसे हम लोग सुनते हैं कि SIP एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल हो गया है, जिसमें आप मिनिमम 1000 रुपये से, अब तो गवर्नमेंट ने उसको 250 रुपये भी कर दिया है। तो आम आदमी भी अब 250 रुपये मंथली की SIP करके निवेश की शुरुआत कर सकता है। कितना गेन हो जाता है एक 250 रुपये में, 1000 रुपये में? अगर कोई व्यक्ति SIP के जरिए कुछ निवेश करने की कोशिश करे तो कितने समय बाद जाकर के क्या लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति को पा सकता है इतने छोटे निवेश? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग किस तरह की है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं तो आपका सोचने का तरीका अलग होगा। आप मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि हिस्टोरिकली देखा गया, अगर आप लंबे समय की प्लानिंग करते हैं, जिसको हम मानते हैं कि 10 से 15 साल, 20 साल, तो मार्केट ने जो हिस्टोरिकल रिटर्न दिए है उसका बेस रिटर्न 12 से 15% के बीच में रहता है। क्योंकि ये गारंटेड नहीं होता है, लेकिन अगर आप बने रहते हैं अपने निवेश के अंदर तो नो डाउट आपको ये रिटर्न आ जाते हैं। ये रिटर्न अलग अलग तरीक़ों से हैं। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या विशेष महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग कोई आदमी क्यों करे, क्यों इंपॉर्टेंट है? जी सर, आप समझते होंगे सर, इसमें 2 वर्ड हैं, फाइनेंशियल और प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि कोई योजना। जैसे आप देखते हैं जब भी कोई सरकार नहीं आती है तो वो भी अपनी एक योजना के साथ आती है, जिसको हम पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। तो वो सरकार भी आने वाले 5 सालों में क्या करने वाली है उसकी योजना बनाती है, उस योजना के अकॉर्डिंगली अपने सारे काम करती है। इसी तरह से जैसे मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप अगर एक प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप बिना प्लानिंग के कहीं पे भी जाते हैं तो आप हौस पौस हो जाते हैं या उस स्थिति को आप संभाल नहीं पाते हैं। या इसे सीधी सीधी भाषा में बात कहूँ कि अगर आपने यहाँ घर से रवाना होने से पहले आपको पता है आपको कहाँ रुकना है,
कौन सा आपका स्टेशन आएगा, कहाँ क्या चीज़ें देखने लायक है, किन किन जगहों पे आपको किस किस तरीके से चीज़ें मिलेगी। तो प्लानिंग का मतलब एक हिस्सा वो हो गया। जी। और बिना प्लानिंग के जाएंगे तो आपको पैसा भी लगेगा, श्रम भी लगेगा, और थकान टाइम भी भी वेस्ट होगी होगा। और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। जी, जी। तो कुल मिलाकर के पैसा लगा करके, समय श्रम लगा करके जो आनंद या मज़े लेने की बात है वो फाइनेंस से भी जुड़ी है। एकदम, एकदम। तो म्यूचुअल फाइनेंशियल फंड जो है उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं? देखिए, आम आदमी की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसमें ये होता है कि जब आदमी कमाने लगता है, तब उसकी प्लानिंग शुरू होती है। तब भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसे देखा जाए तो उसे बच्चों का जो पालन-पोषण करना है, बच्चों की जो पढ़ाई है, उनकी जो मैरिज है, खुद का रिटायरमेंट है, ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो अगर मैं बात करूँ एक 25 साल के नौजवान की, तो उसके पास आने वाले टाइम के लिए अगर वो 60 साल में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, 60 साल तक, तो उसके लिए लगभग 35 साल है जिसमें वो फाइनेंशियल प्लानिंग को जोड़ सकता है। तो उसमें उसके बच्चों की शादी, उनका एजुकेशन का खर्चा और खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग, वो सारा वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी कर सकता है। इसमें एसआईपी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें होती है टेक्निकली, जो हम समझ भी सकते हैं इन चीज़ों को, और आजकल मीडिया पे भी काफ़ी सारी बातें ये शेयर की जाती हैं। अच्छा राजेश जी, दर्शक जो हैं, जैसे मैं भी जानना चाहूँगा, इसमें आपका जैसे शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, और जिस तरह से आप प्लानिंग करते हैं कि इसमें बचत का हमें छोटे समय के लिए बचत करनी है या थोड़ा एक मध्यावधि के लिए हमें बचत करनी है, निवेश करना है, या फिर एक लंबे समय के लिए, इन तीनों में सबसे बेहतर या सबसे बढ़िया क्या है? देखिए, तीनों में से कोई ऐसा नहीं कह सकते कि तीनों बेहतर है या तीनों ही खराब हैं। आपकी नीड क्या है? अगर आप मान लो कि आपको आज से 2 साल के बाद एक आईफ़ोन लेना है, एक छोटी-सी बात करते हैं हम, तो आईफ़ोन की रेंज आज की डेट में देखूँ तो मैं 1.5 लाख रुपए है। तो अगर आपको 2 साल के बाद आईफ़ोन परचेज़ करना है, तो आप अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे कि मैं कैसे एसआईपी को निवेश करूँ कि जिससे मैं मेरी 2 साल के बाद की नीड को पूरा कर लूँ। इसी तरह से मान लो आपको घर खरीदना है, जो कि 5 साल के बाद आपकी प्लानिंग है, जिसमें आपको लगभग लोन लेने के बाद भी जो एक अमाउंट पे करनी है, उसका हिस्सा मान लो 15-20 लाख रुपए है, तो आपको उसकी व्यवस्था करनी है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाऊँगा तो अगेन वही बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग आ जाती है। अच्छा, इसमें एक बात और हमारे दर्शकों को आप बताएं राजेश जी, जैसे आमतौर पर आपके पास जो लोग आते होंगे सलाह लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, रिटायरमेंट के करीब करीब जिनको एक बल्क में पैसा मिलने वाला होता है, फिर उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये इतना सारा रिटायरमेंट का जो पैसा है वो किस तरह से निवेश करें, कैसे उनको इन्वेस्ट करें, कहाँ उनको लगाएं। तो कहीं कहीं वो चीज़ें आपके पास होती होगी, लेकिन ख़ास तौर से हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि अगर 18-20 साल का, 22-25 साल का एक युवा जो है वह एक लंबी प्लानिंग के साथ में निवेश को समझ जाए और निवेश करना शुरू कर दे, तो शायद रिटायरमेंट तक आते आते, जैसी बात हम कह रहे थे, फाइनेंशियल फ्रीडम, कि उसे अपने शेष जीवन में कहीं आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। तो युवाओं के लिए ये जो निवेश है ये कितना कारगर है, कितना उचित है, और आप क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, अगर मैं आज कहूँ कि आज के युवा के साथ प्रॉब्लम एक ही है कि एक तो वो इम्पेशेंस हो गया है। इम्पेशेंट है। हाँ, जबकि निवेश में आपको पैसेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप एक संपत्ति निर्माण करना चाहते हैं और एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको पैसेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाना होता है। लेकिन युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पैसेंस आपने पढ़ाई के दौरान रखा, वही पैसेंस अगर आप अपनी पूँजी निर्माण में या संपत्ति निर्माण में रख लेंगे, तो निश्चित तौर पे आप लंबे समय के अंदर एक अच्छी अमाउंट बना पाएँगे। लेकिन होता क्या है कि आज का युग मीडिया युग है। तरह-तरह की न्यूज़ वो लोग देखते रहते हैं, दिन भर देखते रहते हैं, तो वो थोड़ा-सा विचलित हो जाते हैं, कभी कोई कुछ मैंने बोल रहा मैंने है, कई कभी बार कोई कुछ देखा बोल है रहा बहुत सारे युवाओं को जो यूट्यूब के माध्यम से इस तरह की निवेश की बातों को सुनते जी। हैं, उसके आधार पर जो एक्शन भी कर लेते हैं, जी। फिर उसमें बहुतायत ये देखा जाता है कि वो लॉस खाते हैं, उन्हें नुकसान होता है। तो जो निवेश है या निवेशक जो है, निवेश करने से पहले लगता है कि आप जैसे किसी सलाहकार की उन्हें सलाह लेनी चाहिए, या निवेश करते समय सलाह महत्वपूर्ण है, या निवेश में सलाह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या जी, कहेंगे आप? जी। देखिए, आप अगर निवेश ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ, तो वहाँ पे सलाह की जो इम्पोर्टेंस है, वो आपके सामने आती है। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, जिसमें आपके टीचर्स ने आपकी आपको एज़ ए सलाहकार के तौर पे देखा, चाहे आपके घर में माता-पिता हैं। तो आप कोई भी डिसीज़न, अगर इम्पोर्टेंट डिसीज़न अपनी लाइफ़ का ले रहे हैं, तो वहाँ पे सलाहकार की भूमिका आ जाती है। एक तरह से करियर गाइडेंस की तरफ, जैसे कोई बच्चा एकदम, करियर एकदम। बनाना चाहता है तो कोई करियर काउंसलर है, उसकी काउंसलिंग ज़रूरी होती है, ठीक वैसे ही निवेश में भी उस सलाहकार की भूमिका हो जाती है। जब आप मकान खरीदने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी एक सलाह ले रहे हैं, आप आर्किटेक्चर की सलाह लेते हैं। जब आप शादी कर रहे हैं या कोई इवेंट कर रहे हैं, तो आप इवेंट मैनेजमेंट की सलाह लेते हैं। यानी सलाह की जो इम्पोर्टेंस है, वो हर क्षेत्र में है।
इसी तरह से निवेश में भी जब आप सलाह के बिना काम करते हैं तो आप लंबे समय तक वो निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि मुझे कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, या मुझे कौन सी स्कीम्स में निवेश करना चाहिए और किस किस तरह से निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है। निवेश जितना दिखने में आसान होता है, इसकी जो यात्रा है वो उतनी चुनौतीपूर्ण है। थोड़ी पथरीली, थोड़ी कंटीली, थोड़ी सी इसका एक तो मैं आपको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। जी। जैसे कि एक पर्वतारोही जब पहाड़ पे चढ़ता है तो उसके साथ एक शेरपा होता है, वो शेरपा उसका सलाहकार होता है। अगर वो शेरपा से ये पूछे कि भाई आपके बिना कोई पहाड़ नहीं चढ़ सकता क्या, तो उसका आंसर ये होता है कि सिर्फ 2% लोग ही मेरे बिना पहाड़ पर चढ़ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं, 100 में से 75 मौत अगर हो रही है तो पहाड़ से उतरते टाइम होती है। क्योंकि पहाड़ पे जो पर्वतारोही चढ़ने वाला होता है उसका मकसद होता है उस पहाड़ को फतेह करना, जो उसने कर लिया, लेकिन उसने जो प्लानिंग है वो पहाड़ से उतरने की नहीं की होती है। तो जो उतरने की प्लानिंग है वो शेरपा उसको बताता है, अपने अनुभव के साथ बताता है कि जो उतरते समय जो कठिनाई आने वाली है, सावधानी वो शेरपा उसके साथ रह के उसको एकदम सफलतापूर्वक नीचे लेके आता है। अच्छा राजेश जी, ये तो सारी बातें वो हुई जिसमें निवेश में खासतौर से सलाहकार की भूमिका, या फिर बचत और निवेश में खासतौर से आपने बड़ा बारीक अंतर बताया कि बचत और निवेश क्या होता है। एक बात सुनने में आती है, बाजार जोखिम के अधीन है। जी। जोखिम मुझे लगता है जीवन की हर सांस में जोखिम है। अगर आपने ले ली, बाहर आएगी तो भी जोखिम, नहीं आएगी तो भी जोखिम। सांस आपने बाहर छोड़ दी, वापस नहीं ले पाए तो भी जोखिम। तो जोखिम तो हर कदम पर है, ऐसा माना जा सकता है। आपके जीवन के अनुभव में आपने जब किसी को सलाह, आप सैकड़ों लोगों को सलाह देते हैं, लोग आपके पास में आते हैं, कभी कोई ऐसे संस्मरण, कभी आपकी ऐसी स्मृतियाँ जिसमें किसी ने आपसे सलाह ली और उस सलाह के साथ में उसका पैशेंस नहीं रहा, उसमें धैर्य नहीं रहा, और मामला उसे लगा कि यार निवेश आपकी सलाह से किया, इसमें मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है, उस समय आपने उन स्थितियों को कैसे हैंडल किया, किस तरीके से आपने उनको समझाया और उसके बाद वो कैसे ओवरकम किया, ऐसा कोई संस्मरण आपके दिमाग में? देखिए, प्राय ऐसे संस्मरण दिमाग में आते रहते हैं, या हम लोग जब भी कोशिश करते हैं तो जब भी कोई इन्वेस्टर हमारे पास आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको पहले सारी प्लानिंग समझाई जाए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस किस तरह से की जा सकती है, क्या जोखिम है जो उस स्कीम के साथ अटैच्ड है, अगर उसको भी समझना है। लेकिन दिक्कत क्या है सर कि जो भी निवेशक आते हैं वो बड़ी जल्दी में होते हैं। उनको सिर्फ ये जानना होता है कि कौन सी स्कीम अच्छी है या कौन सी स्कीम अच्छी रिटर्न दे रही है। निवेश ये नहीं है। निवेश आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस क्या हैं और उनको कैसे पूरा करना है। स्कीम उसका सेकेंडरी मैटर हो गया कि वो बाद में हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो निवेशक अगर अधीर है, वो धैर्य के साथ नहीं है, या बैठ के वो सुन नहीं पा रहा है कि मैं जो उसे समझाना चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन बाद में भी हमारी कोशिश रहती है कि अगर उसने एक बार ठोकर खा ली है तो उसको कैसे उसको समझाया जाए और वापस उसको निवेश की यात्रा में जोड़ा जाए। राजेश जी, आपकी इस फील्ड में जो निवेश की सलाह देने वाले सलाहकार हैं, उन सलाहकारों में कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन लगता है कि ये निवेश की सलाह ठीक दे रहा है, ये बेहतर दे रहा है, इस तरह की कोई प्रतिस्पर्धा का माहौल या कोई बातें? देखिए सर, हम भारत जैसे विशाल देश में रह रहे हैं और यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का माहौल इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि एक तो सलाहकार के रूप में जो आर्थिक सलाहकार के रूप में जो काम कर रहे हैं वो भारत की जनसंख्या के अगेंस्ट में बहुत ही कम है। तो अभी तो हमें बहुत सारे आर्थिक सलाहकार चाहिए जो भारत की जनता को आर्थिक सलाह दे पाएँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी कॉम्पिटिशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। बहुत बड़ा लूप खाली पड़ा है, बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है जहाँ पे आके कोई भी काम कर सकता है। इवन अगर मैं बीकानेर जैसे छोटे शहर की बात करूँ तो मुश्किल से यहाँ पे 150 से 200 आर्थिक सलाहकार हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जबकि बीकानेर की जनता जो है वो लगभग 10 लाख से ऊपर की है। तो इतनी बड़ी जनता को कवर करने के लिए 150 से 200 आर्थिक सलाहकार भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो राजेश पारीक कभी ये सोचता है कि कोई राजेश पारीक बनने की राह पर आए, राजेश पारीक से भी कोई सलाह लेकर के सलाहकार बने, इस तरह की कोई आपके पास स्कोप या कोई गुंजाइश है कि राजेश पारीक की तरह कोई सलाहकार बनना चाहे, निवेश सलाहकार बन सकता है, वो आपके पास आकर के निश्चित तौर पे बन सकता है सर। हम लोग तो गाइडेंस करते भी और मेरी सलाह से काफ़ी एडवाइज़र बने भी हैं। तो हमारे पास क्या विधिवत कभी कोई आप कोई क्लासेस देते हैं या उनको समझाते हैं या कोई मतलब ऐसे पर्सनली किसी को आप एडवाइस करते हैं? मेरा काम उनको गाइड करना है, उनको ये बताना है कि किस तरह से आप इस जॉब के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर कोई भी बेरोज़गार, उसको ये लगता है कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं भी लोगों के साथ बात करके उनको मतलब
उत्साहित कर सकता हूँ, सेल्स कर सकता हूँ या उनको कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे वो इस बिज़नेस में आ सकता है। इसका एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम उसको पास करना होता है, जो कि एमफी करवाती है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। वो एग्ज़ाम अगर वो पास कर लेता है तो वो आराम से इस बिज़नेस को कर सकता है। कुल मिलाकर के ये एक रोचक बात है और मुझे लगता है कि ये जानकारी शायद पहली बार मैं अपने कार्यक्रम बात मुलाकात के माध्यम से और आपके माध्यम से दे रहा हूँ। अन्यथा शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरह का कोई एग्ज़ाम भी होता है। जी। और निवेश करने वाले लोग हैं वो तो आपसे सलाह लेने आते हैं, लेकिन अगर निवेशक सलाहकार बनने की राह पर भी कोई आना चाहता है तो वो भी राजेश पारीक से संपर्क कर सकता है। जी, जी। जीवन में यूँ तो कहते हैं कि अनुशासन की बड़ी महत्ता है, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अंतिम सवाल ही होगा राजेश जी, क्या फाइनेंशियल एडवाइस और प्लानिंग में भी अनुशासन कोई मायने रखता है? किस तरह का वो अनुशासन होता है? या आप उनको सलाह देते हैं कि आपको विचलित नहीं होना है, अनुशासन के साथ, धीरज के साथ आपको बस बाज़ार के साथ चलना है, जो आपने निवेश किया उस पर भरोसा रखना है, इस तरह की कुछ बातें समझाते हैं? सर देखिए, निवेश के 2 जो बड़े पिलर हैं उसमें से एक धैर्य है, दूसरा अनुशासन है। अगर आप में पैशेंस और डिसिप्लिन नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी निवेश यात्रा जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि निवेश की यात्रा लंबी यात्रा होती है और जो बिना अनुशासन के तो संभव ही नहीं है। तो आपको वो आयाम सीखने पड़ेंगे, जो क्योंकि हर चीज़ को यात्रा को पूरी करने के लिए उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये भी एक लंबी यात्रा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई निवेश हम लंबे समय के लिए कर रहे हैं जो कि 15 से 20 साल का है, तो एक लंबी यात्रा है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि भी मेरा जो टारगेट है वो मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उन सभी समस्याओं से दूर करने के लिए आपका सलाहकार आपके साथ होता है। साथ में आपको भी पूरा डिसिप्लिन रखना पड़ता है वहाँ पे कि जो सलाहकार ने आपको बताया वैसे वैसे अगर आप करते रहें तो आप निश्चित तौर पे वो यात्रा पूरी कर पाएंगे। अच्छा राजेश जी, एक सवाल मेरे जहन में है व्यक्तिगत तौर पे। निवेशक सपोज करिए कि आपके पास में सलाह लेकर के उसने निवेश किया, खुदा न खास्ता कि उसकी जीवन की यात्रा बीच राह में पूरी हो गई, वो जोखिम जो है कि वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, फिर कैसे उसको कैरी ऑन करते हैं, किस तरीके से उसका, क्या इसमें कोई नॉमिनी होते हैं, कोई और तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसका निवेश जो है उसके बाद में उसके परिवार को, उसके परिजनों को मिल जाए? एकदम नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट आजकल तो कंपलसरी हो गई है, पहले भी थी। जब भी आप निवेश करते हैं तो आप अपने लीगल हायर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जनरली अपनी वाइफ को या मदर को या अपने बच्चों को नॉमिनेट करता है। बट अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो उसके अंदर नॉमिनेशन का जो आधार होता है वो ये होता है कि आपकी जो संपत्ति है आपके न रहने के बाद में आपके जो लीगल हायर है उसमें बराबर बराबर बढ़ती है। इसमें भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होते हैं। बट जो क्लास 1 में जो आते हैं, जिसमें आपकी मदर आती है, आपकी वाइफ आती है और आपके बच्चे आते हैं, उनमें बराबर बराबर आपकी संपत्ति का बंटवारा होता है। तो नॉमिनेशन एक तरह का आपकी संपत्ति को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार है, लेकिन बाद में अगर कोई चाहे तो उस संपत्ति का बंटवारा समान रूप से कर सकता है एज पर हिंदू लॉ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आपके साथ में रहे। मुझे लगता है ये एक अंतहीन सिलसिला है सवालों का जो चलता रहेगा, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सीमा है। लेकिन निवेश और बचत को लेकर हम और भी बातचीत जारी रखेंगे। हमारे अगली किसी मुलाकात में हम आपसे बातचीत करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत में कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी थे, तो उन्होंने एक तरह से वो धर्म युद्ध जीत लिया था। तो ये भी जो एक तरह का रण है, अर्थ रण में कहूँ, ये आर्थिक युद्ध है। इस आर्थिक युद्ध में योद्धा हम सभी हैं और वे किसी अच्छे सारथी सलाहकार की मदद से और उसकी सहायता से इस आर्थिक युद्ध को भी जीत सकते हैं। मेरा ऐसा एक दिमाग में जो बात आई है, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या इस रूप में आप समझाना चाहेंगे कि वाकई में हर वो व्यक्ति जो निवेश करना चाहता है उसको एक अच्छे समझदार सलाहकार की आवश्यकता होती है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आपने महाभारत का जिक्र किया है, तो उसमें एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ कि जैसे आपने देखा कि युधिष्ठिर ने जब कौरवों के साथ जुआ खेला था तो उसमें युधिष्ठिर की हार हुई, क्योंकि युधिष्ठिर भी जुआ खेलना जानता था। लेकिन दुर्योधन के साथ प्लस पॉइंट ये था कि उसके मामा शकुनी जो थे उसके सलाहकार के तौर पर। तो जब भी आप कोई बड़ा गेम खेल रहे होते हैं या निवेश की यात्रा कर रहे होते हैं, उस समय आपका जो दिमाग है वो कंट्रोल में होना चाहिए। अगर युधिष्ठिर वहाँ अकेला खेला तो उसने अपना नियंत्रण, अपनी भावनाएं वहाँ पे खो दी और उसकी वजह से वो हार गया, सब कुछ हार गया। एकदम। वहीं कौरवों ने जब नारायणी सेना चुनी, वो इसलिए चुनी, उनको लगता था कि यह अपराजय है, और इकलौते निहत्थे श्री कृष्ण को उन्होंने अर्जुन को सौंपा। लेकिन महाभारत के युद्ध का रिजल्ट आपको पता है। अगर मैं किसी निवेशक के पोर्टफोलियो को नारायणी सेना मान लूँ, यानी एक बेहतरीन पोर्टफोलियो, जिससे इससे बढ़िया पोर्टफोलियो हो नहीं सकता, लेकिन वो बिना कृष्ण के उस पोर्टफोलियो को नहीं चला सकता। क्या बात है।
तो नारायणी सेना के साथ साथ आपको कृष्ण का भी साथ चाहिए। सलाहकार वैसा जी। चाहिए जो कृष्ण जैसा हो। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सलाह हमारे जो दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे ये महसूस होगा कि जीवन में बचत और निवेश ये दोनों ही शब्द नहीं बल्कि ये जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है कि भविष्य में आपको आपकी आर्थिक स्थिति के साथ बेहतर बनना है, आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्र होना है, क्योंकि ये अर्थ का दौर है और अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है। और निश्चित तौर पे अगर आपके पास में भी थोड़ा पैसा है या पैसा नहीं है, आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो एक युक्तिपूर्ण तरीके से अच्छे निवेशक की सलाह के साथ में आप अपने पैसे का, बचत का निवेश करके और एक बेहतरीन भविष्य जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। बात मुलाकात में आप थे हमारे साथ राजेश पारिक, जो खास तौर से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर पहचाने जाते हैं और सैकड़ों लोग इनके पास में आते हैं, सलाह लेते हैं। यह कार्यक्रम भी हमारा इसी उद्देश्य के साथ में था कि हमारे भी तमाम दर्शक जिनको जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, वे अपने पैसे को कहीं निवेश करना चाहते हैं, सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं, जोखिमों से डर लगता है, तो भी वे सलाहकार के पास में आ सकते हैं, राजेश जी या फिर किसी ऐसे ही सलाहकार के पास में जो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझता हो। उम्मीद करते हैं हमारा यह कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर अगले सप्ताह किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अभी बस इतना ही। ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।